हम लोगों ने पहले जो काम किया था वो था एक फुल फ्लेश क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसमें रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन था, पार्टनर्स कैपिटल था और बैलेंस शीट तो नहीं बोलते, कैश या बैंक अकाउंट था आपके पास। फिर मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और जब आपको फुल फ्लेश क्वेश्चन करना आ गया तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे और कहा था कि इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, और शायद कुछ लोगों ने किया होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जब चेंज इन पीएसआर में बैकलॉग है, एडमिशन में बैकलॉग है, रिटायरमेंट में बैकलॉग है, डेथ में बैकलॉग है, तो व्हाई वी विल मेंटेन कंसिस्टेंसी। वी विल डेफिनेटली, हाँ कुछ बच्चे शानदार उन्होंने करा, वी विल मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड वी विल हैव अ बैकलॉग एज वेल इन वेयर डिसोल्यूशन। तो वो मतलब वो बात क्या हुई जब हमने अपने पुरानी हिस्ट्री को दोहराया नहीं, तो आई बिलीव कि वो भी अपना बैकलॉग अभी अच्छा खासा तैयार कर रहे हैं। अब मैंने कहा था कि जब आपका एक क्वेश्चन फुल फ्लेश करना आपको आ जाएगा, फिर मैं सिखाऊंगा आपको जनरल एंट्री से रिलेटेड चीजें करना। और जनरल एंट्री से रिलेटेड सबसे बढ़िया चीज जो आपके पास आती है वो होती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उस पर क्वेश्चन पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन एक बार बोर्ड में, एक बार नहीं 2-3 बार बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज पे दे दिया। आज हम टारगेट करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को समझना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड केसेस को समझना, और अगर हो पाए तो, याद है मैंने आपको पार्टनर्स लोन को अलग अलग 2-3 केसों में सिखाया था, तो उसे थोड़ा सा और एलोबरेट में कर दूंगा। विल हैव दिस टारगेट। ऐसा करने से क्या होगा कि जो जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी ग्रिप में आएंगे और हम उसको आराम से हैंडल कर पाएंगे और उनको हम कंफर्टेबली टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अपनी शीट को ओपन कर लीजिए और निकाल लीजिए रियलाइजेशन। कहाँ है आपके पास? डिसोल्यूशन की शीट दी थी मैंने आपको। हर रोज मुझे हर क्लास में मुझे नए चेहरे मिलते हैं और उनके पास कागज होते ही नहीं। देखें जरा, निकाल लीजिए फटाफट से डिसोल्यूशन वाली। देखिए मेरी स्क्रीन पर देखिए, इज इट विजिबल और नॉट? क्या स्क्रीन विजिबल है? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। यस सर। आइए देखते हैं पेज नंबर 6। यहां से शुरू है ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आइए पहले एक नन्ही सी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। ठीक है, हमारे साथ हमारी क्लास में अभी हैं प्रिंस हिज हाइनेस, हाँ हाँ, प्रिंस हिज हाइनेस बीके, अच्छा चल बीजी, ये है हमारे साथ। ठीक है, इनके पास ना, इनके पास बड़ा लंबा चौड़ा घर है, बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार है, ये प्रिंसली स्टेट है इनका, और इनकी अपनी रियासत, अपनी सेना, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी, सब कुछ है इनके पास। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा है। इनके दोस्त हैं, वो भी इनके स्टेटस के हैं। अब ये क्या होते हैं भाई साहब, इनके मन में आया कि चलो यार इजिप्ट घूमने चलते हैं, पता चला वहां पर 8,000 साल पुराना कोई मंदिर वंदिर निकला, देख के आएंगे उसे। बुक कर दिया एजेंट को, बोला। फिर उन्होंने सोचा जब इजिप्ट जा ही रहे हैं तो थोड़ा और आगे जाके यूरोप भी दिखाते हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं यार अंटार्कटिका, आर्किटेक्ट वहां भी जाते हैं। इन्होंने कहा चलो वर्ल्ड टूर ही कर लेते हैं। तो इन्होंने डिसाइड करा कि हमें कहाँ जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है। और वर्ल्ड टूर भी 1 महीने का नहीं, करीब करीब 6 महीने का। प्रिंसली स्टेट का मालिक है, पैसा पैसा बरस रहा है। ठीक है जी, इनके पास करीब करीब 20 नौकर थे, इनके पर्सनल अटेंडेंट। कोई टूथपेस्ट लेके खड़ा रहता था, कोई बाथरूम के लिए चप्पलें, कोई गाउन पहन के, ऐसे 220 थे। अब जब ये जा रहे हैं तो फिर 20 की 20 लोगों को तो लेके जाएंगे नहीं। अब इतने अमीर तो हैं, लेकिन इतने अमीर तो नहीं ना कि जितना कि ब्रुनेई का सुल्तान है, अपने साथ सब लेके चलता है। ऐसा थोड़ी, इतना अमीर नहीं है ये। इसने कहा यार मुझे चाहिए होंगे 4 अटेंडेंट, 4 ले चलता हूँ, बाकी 16 का क्या करेंगे। मनन खंडेलवाल हैं भाई साहब, दूसरे वाले पार्टी के मनन खंडेलवाल। मनन खंडेलवाल, इनके पास एग्जैक्टली 4 नौकर थे। किसी की नानी मर गई, किसी के भाई की शादी है, किसी की बहन की शादी, किसी की खुश की शादी है। चारों कह रहे हैं सर जी जाने दो, बस इस बार तो जाने दो। और मनन खंडेलवाल इत्तेफाकन भरत प्रिंस गुप्ता के क्या है, खास बचपन के यारी, चड्डी बड्डी टाइप के बंदे हैं। कहता ब्रो मेरे तो नौकर जा रहे हैं। कह रहा ब्रो मेरे पास सरप्लस नौकर पड़े हुए हैं, ले जा। ठीक है जी, उसने कहा तेरे जितने नौकर तो रखूंगा नहीं मैं, तू तो 16-16, 20-20 दे। कहता यार जितने चाहिए उतने ले जा। तो क्या किया, भरत के 16 नौकरों में से 4 नौकर किसके पास काम रह गए, मनन के पास चले गए। ठीक है, अच्छा जी। अब टूर था 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने, 6 महीने का। मन लग गया उनका यूरोप में, उन्होंने कहा था हम और दिन बिता के आएंगे वहीं पर ही, काफी दिन रह गए।
तो क्या हुआ कि 6 महीने साल भर के करीब करीब भरत के जो नौकर थे वो मनन के घर में कामकाज किया, और मनन इज पेइंग देम सेम अमाउंट ऑफ सैलरी विच भरत इज पेइंग। हाउएवर उतना लेविशली तो नहीं खर्च कर सकता था उनके ऊपर, लेकिन वो नहीं, वो देना शुरू कर दिया उसने। साल भर के बाद जब इनका मन आया, मातृभूमि देश पुकारे, आए वापस भारत। उनके इनकी प्रजा बोलती है, राजा साहब आप कहाँ हो, हम तो आपके दर्शन के बिना मरे जा रहे हैं। ठीक है, और इतने सारे बच्चे हो गए राज्य में, उनका नामकरण आपने करवाना है। इतनी शादियां रुकी हुई हैं, उनमें आपने इतनी सारी लड़कियों की शादी रुकी है, आपने कन्यादान करवाना है ना। प्रिंसिपल स्टेट का मालिक है, रुके हुए लोग। इन्होंने कहा चलो प्रजा वालों कोई बात नहीं, आते हैं हम। ठीक है, ये आ गए वापस। अब ये तो प्रिंसिपल स्टेट के मालिक हैं, राजा हैं, भविष्य के युवराज हैं, राजा बनने वाले हैं, है ना, राहुल गांधी जी की तरह। तो अब क्या हुआ कि यहाँ इस जगह पर जितने भी नौकर थे भरत के, वो किसके एम्प्लॉयड हैं अभी? मनन के यहाँ पर एम्प्लॉय हैं। ठीक है, हु इज पेइंग देम सैलरी? मनन दे रहा है सैलरी। मनन सैलरी दे रहा है और मनन ही उस सैलरी को बेयर कर रहा है। ठीक है, अब भरत वापस आए, बोले भाई मेरे 4 नौकर तुम्हारे पास रहे, हम उनको हर महीने 10,000 रुपए की सैलरी देते हैं, तो कितना 40,000 का खर्चा, 12 महीने का कितना बन गया, 4,80,000 बन गया। इसने कभी मन कितना बिल बना, कह रहा कुछ नहीं, जो तुम देते थे मैं भी वही देता था। और प्रिंसिपल स्टेट के मालिक ने कहा 4,80,000 का चेक फाड़ा और किसको दे दिया? मनन को दे दिया। नाउ सी हु पेड द सैलरी एक्चुअली? कोई ऑनलाइन में बजाय सैलरी किसने पे करी एक्चुअली, मुझे बताए माही, किसने सैलरी पे करी? हाँ, मनन ने पे करी। बट by paying a check of rupees 4,80,000 to Manan, who actually borne that salary, वो बेयर किसने करी है? किसने बेयर करी वो सैलरी? भरत ने बेयर करी। तो यहाँ क्या हुआ, सैलरी पेड बाय मनन बट बॉर्न बाय हूम? भरत। ठीक है, नाउ थिंक फ्रॉम मनन्स पॉइंट ऑफ व्यू। मनन की बुक में सैलरी मनन ने पे करी थी, पे और बेयर किसने कर दी? भरत ने कर दी। ठीक है, मनन की बुक तो बाद में देखते, पहले भरत की बुक में आ जाते हैं। भरत अपनी बुक में क्या एंट्री लिखेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट करेगा, और कैश तो दिया नहीं था इसने। ठीक है, तो ये वो पैसा किसको दे रहा है यहाँ पर? भरत को, लेकिन इसने अपने पास तो चेक इशू किया था। ठीक, तो अब इस एग्जाम्पल को जरा किनारे पे रखते हैं और समझते हैं कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की कंडीशन आ जाए और ये पता चल जाए कि किसने पे किया किसने बेयर किया, तो इस सेंटेंस का, इस टर्म का क्या इंप्लीकेशन बनता है जब हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, तो आपकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ए बैंक। लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, तो एंट्री क्या बनती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बड़ा आसान है। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर, इसका मतलब क्या हुआ? बॉर्न का मतलब होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर एंड पार्टनर एग्रीड नॉट टू गेट रिएम्बर्स फ्रॉम फर्म। पार्टनर पे करता है और फर्म बोलते है कि पैसे ले लो अपना, कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। अब मुझे बताइए, क्या शाश्वत, क्या फर्म कोई एंट्री रिकॉर्ड करेगी अपनी बुक्स में जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे करे? भरत ने। या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे करे? मनन ने। और मनन कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए फर्म से, मेरा हिसाब हो गया। डू वी हैव टू रिकॉर्ड एनी एंट्री? हु पेड इट? पार्टनर। हु बॉर्न इट? पार्टनर। फर्म की बुक में तो एंट्री नहीं आएगी। क्लियर? ठीक है, कोई एंट्री नहीं आएगी। तो ये वो कंडीशन है जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करता है कौन? पार्टनर, और बेयर भी पार्टनर ही करता है, तो कोई एंट्री नहीं करनी होती। अगर आ जाए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज बॉर्न बाय पार्टनर, तो इसका मतलब क्या है? इट इज पेड बाय पार्टनर एंड बॉर्न बाय पार्टनर, नो एंट्री इज रिकॉर्डेड। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर क्या लिखा जाए? पेड बाय पार्टनर, बस खत्म, तब एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब हम इस एंट्री को लेके चलते हैं। तो इन्हीं पर मैं, तो पे करना और बेयर करने का फर्क समझ रहे हो? अगर आपने पे कर दिया और आपने किसी से, आपको रिएम्बर्स मिल गया, तो आपने सिर्फ पे किया, बेयर नहीं करा है। लेकिन अगर आपने पे भी कर दिया और किसी से आप रिएम्बर्समेंट नहीं ले रहे, रिएम्बर्समेंट मतलब पैसा वापस नहीं ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? बॉर्न बाय पार्टनर कहलाएगा। तो अगर लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर, नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर दैट। पेड बाय पार्टनर, यस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर दैट। तो आइए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का फर्क तो बात, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है वो देख लेते हैं। एक और चीज समझिएगा, रियलाइज का मतलब होता है एसेट्स को बेचना।
एसेट्स कैसे बिकेंगे भाई? आप सारी की सारी एसेट्स उठा के ऑक्शन टेबल पे ले जाओगे, लाइक रियलाइजेशन अकाउंट पे, सारी लायबिलिटी को उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाओगे, सारी लायबिलिटी का एस्टिमेट करोगे कितना देना है, और सारी एसेट्स को क्या करोगे आप? रियलाइज करोगे, बेचोगे। ठीक है। अब एसेट्स को बेचने के लिए आपको ऑक्शन करना पड़ेगा, ऑक्शन के लिए आपको वेन्यू चाहिए, ऑक्शन के लिए आपको लीगल एक्सपर्ट लॉयर भी चाहिए, ऑक्शन के लिए आपको बिडर भी चाहिए, आप एडवर्टीजमेंट करेंगे। ये सारे खर्चे कहलाते हैं क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एसेट्स को बेचने के खर्चे, डिस्पोज ऑफ करने के खर्चे। लेकिन फर्म को डिसॉल्व करने के लिए आपको एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास फीस जमा करानी पड़ेगी, इनको कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन जब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक ही करते हैं। प्रैक्टिकली कोई फर्क ऐसा नहीं मान के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑनलाइन सभी लोग, पेज नंबर खोल लीजिए, कौन सा? 6 दिख रहा है? एवरीबॉडी इज एबल टू सी दिस? बोलो। Yes, sir. हाँ जी। अब आया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा बॉर्न बाय फर्म। क्या मतलब है बॉर्न बाय फर्म? बताइए जरा, क्या मीनिंग होगा बॉर्न बाय फर्म? कि मतलब फर्म बियर करेगी और फर्म ही पे करेगी, सीधी सी बात है। तो फर्म को तो बियर करना ही है ना, वो फर्म की तो एंट्री होगी, तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? अच्छा सुनो, बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म और फिर पेड बाय फर्म, तो आपकी एंट्री रिलेशन टू कैश या बैंक एंट्री बनती है। देखा है? बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म एंट्री बनेगी रिलेशन टू कैश या बैंक। बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, तो फर्म ने तो कुछ पे ही नहीं करा, लेकिन फर्म के लिए तो खर्चा है, एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और क्योंकि पार्टनर ने पे किया, इसलिए विल क्रेडिट, विल गिव बेनिफिट टू पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट, इट इज बॉर्न बाय पार्टनर, हो पार्टनर बेयर कर रहा है, ठीक है, और पेड बाय पार्टनर ही है, तो पार्टनर ने पे किया, पार्टनर ने बेयर करा, फर्म को क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। और नेक्स्ट है कि बॉर्न बाय पार्टनर, पार्टनर बोला रिलेशन एक्सपेंसेस मैं पे करूंगा, मैं ही बेयर करूंगा, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई, जेब दिखाया था खाली, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तब कौन भरेगा उसे? फर्म भरेगी। तो अगर बेयर करना था पार्टनर को, भरती है फर्म, तो हम पार्टनर से इसकी रिकवरी कर लेंगे। एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कैश या बैंक क्रेडिट करेंगे, क्योंकि फर्म ने पे करा ना उसे। तो इन 4 एंट्रियों पे आपके सारे के सारे केसेस, जनरली जितने भी मोटे मोटे केसेस हैं, करीब करीब 80% केसेस इन 4 एंट्रियों पे क्या हो जाते हैं? कुर्बान हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन 4 एंट्रियों से काम चलता नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में तो थोड़ी चीजें मुश्किल होकर भी आ जाती हैं। आइए देखें जरा, अब हम क्या करते हैं, स्क्रैच से पढ़ते हैं केसेस को। केस 1, पेज नंबर 6 में लेफ्ट हैंड साइड पे, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म एंड आल्सो बोर्न बाय द फर्म। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकोमोडेट इतना, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस इतना, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इतना, सबके सिनोनिम्स हैं, सब सिनोनिम्स हैं, सबका मतलब वही हो रहा है कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, उसका खर्चा पे कर रहे हैं। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, सिंपल एंट्री। अगला केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 5,000 रुपए के थे, और वो पे कर दिया फर्म ने या बेयर कर दिया फर्म ने, तो कोई बात नहीं। सर हाँ जी बेटा। सर क्वेश्चन में यही दिया होगा कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म, बस इतना, तो फिर क्या करना होगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर पेड बाय फर्म है तो ऑब्वियसली बॉर्न बाय फर्म ही होना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में फर्म की है, किसी और की नहीं है, यही होना है। ठीक, ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे लिखा है, इफ रिलेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म, तो फर्म ने पे करना, तो फर्म ही पे कर, रिलेशन टू कैश बैंक। Note, if a question is silent about treatment of realization expenses, then it is assumed that firm has to bear as well as to pay it. फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या मानेंगे? किसने पे किया? ये फर्म ने पे किया। किसने बेयर किया? फर्म ने बेयर किया। केस 2, when realization expenses are paid by a partner, या when realization expenses were paid by a partner on behalf of the firm, पार्टनर भर रहा है फर्म के बिहाफ पे, तो ये तो वही केस हो गया ना ऊपर वाला। रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 के थे, वर पेड बाय पार्टनर, पार्टनर हैज पेड रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, दोनों का मतलब एक ही है। ऑन बिहाफ का मतलब खर्चा तो था फर्म का, पार्टनर कहता है कोई बात नहीं मैं भर देता हूँ, मुझे देते रहना, तो पार्टनर पेड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के देने से 10,000 से, सीधा सा केस था। क्या किसी को मुश्किल लग रहा है इस चीज पे कुछ? और आगे चलते हैं, जस्ट रीड 3 and 4 पेज, जल्दी से 3rd and 4th पेज को एक बार पढ़िए, अपने आप चेक करना। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमने बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या हुआ था? सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट,
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, तो एंटर रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड एज वेल एज borne by partner या रिलेशन एक्सपेंसेस borne by partner, नो एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी borne by partner बट फर्म पेड इट, तो हम पार्टनर से रिकवरी कर लेंगे क्योंकि फर्म ने पे किया, इसलिए टू कैश एंट्री हो गई, बाद में पार्टनर से रिकवरी करेंगे। तो चलिए अब जरा दोबारा से देखते हैं उस डॉक्यूमेंट को और आगे बढ़ते हैं। जहां करवाने वाला होगा वहां मैं करवाऊंगा, अदरवाइज वी हैव टू सी दिस। नोट्स पे देखते चलते हैं। दिख रहा है स्क्रीन पर? बोलिए ऑनलाइन में। Yes, sir. ये केस देखिए जरा, केस नंबर 4, व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹4,000 वर borne by a partner, borne by partner and partner use firm's cash to pay it। पार्टनर को बेयर करने थे, पार्टनर को पे करने थे, पे करने की बारी है, कहता नहीं मैं फर्म को देना पड़ गया, फर्म को देना पड़ गया, पार्टनर ने फर्म से निकाल कर दिया, अब हम पार्टनर से रिकवरी करेंगे ना इसकी। या व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, हम किसी के बिहाफ पे क्यों पे करेंगे, उसने वादा किया था। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म एंड borne बाय द पार्टनर, ये सब एक ही केसेस हैं। केस नंबर 4, तो देखिए इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए, इसकी एंट्री राइट हैंड साइड पे देखेंगे। या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 4,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो एंट्री बनेगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, विल रिकवर इट फ्रॉम पार्टनर, और किसको क्रेडिट करेंगे, कैश ए बैंक। क्यों करेंगे कैश ए बैंक, क्योंकि फर्म का पैसा गया है, और क्या फर्म का एक्सपेंस था ना, फर्म का एक्सपेंस था, लेकिन पार्टनर ने वादा किया था, इसलिए पार्टनर से रिकवरी करेंगे इसकी। ठीक है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 तक किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इफ देयर इज अ डाउट, मिस्टर नागपाल बताइए, बोलिए। केस नंबर 4 तक कोई डाउट किसी का? आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे वो केस 5 तक मैक्सिमम आएंगे, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं। केस 5, व्हेन अ पार्टनर हैज एग्रीड टू पे रियलाइज, देखो हैज एग्रीड लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फॉर दैट he or she is paid an agreed amount of money by the firm irrespective of actual expenses incurred by him or her in on resolution। देखिए जरा, एक पार्टनर ए था, उसको फर्म ने बोला तुझे हम 50,000 रुपए देंगे, और तू क्या करेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अब पे कर देगा। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो पार्टनर ने पे करे वो ₹40,000 हो गए, या एक्चुअल एक्सपेंसेस जो थे वो पार्टनर के ₹60,000 हो गए। बताइए क्या करना चाहिए हमें, व्हाट एंट्री वी हैव टू रिकॉर्ड। हमने बोला पार्टनर ए बोलता है कि मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दूंगा। हमने कहा पार्टनर ए तू तो बहुत बढ़िया आदमी है, तू पे कर देगा तो बहुत अच्छी बात है भाई। और हमने कहा चल तुझे हम कितना देंगे, 50,000 देंगे, क्योंकि हमें लगता था खर्चे इतने तो हो ही जाएंगे। हमने वादा कर दिया, हमने कैश नहीं देना होता पार्टनर को, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 50,000 है, लेकिन एक्चुअल खर्चा जो पार्टनर का था वो 40,000 हो गया, या एक्चुअल खर्चा पार्टनर का 60,000 हो गया। तो पहले मुझे बताइए, अगर एक्चुअल खर्चा पार्टनर का कितना हो गया, 40,000, तो व्हाट एंट्री वी हैव टू रिकॉर्ड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल कितने रुपए से, हाँ 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 हाँ, ठेके वाली बात होगी ना, ठेका मतलब ठेका, वो ठेका नहीं, ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ठेका ठेकेदार वाला ठेका। क्योंकि मैं अगर ठेका बोलता हूँ तो बच्चे थोड़ा सा आजकल मतलब अंदर से खिल जाता है उनका मन, ठेका ओ ठेका, हाँ ये अगर किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई ऐसा करो हमारा घर बना लो, उसने कहा कितने लगेंगे, उसने कहा 1 करोड़ रुपए लगेगा। अब उसने बना लिया घर को और उसके चाहे 80 लाख लगे या चाहे उसके 1.5 करोड़ लगे, हमने कितना देना है, हमारी एंट्री कितने से होगी, तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एक्सपेंसेस पेड। ध्यान रहेगा ये चीज, बोलिए भाई। एक्चुअल खर्चा हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, हम कितने का दे रहे हैं, हमारे साथ ठेका कितने का हुआ, 50,000 का हुआ, तो हम 50,000 की एंट्री करेंगे। दैट इज द पॉइंट, ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ये वाला पॉइंट। अ पार्टनर हैज एग्रीड टू पे रिलेशन एक्सपेंसेस एंड ही वाज पेड अमाउंट 8,000 whereas एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 8,000, तो एंट्री होगी रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड ओनली फॉर एग्रीड अमाउंट एंड नॉट फॉर द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय द पार्टनर, ये नहीं करेंगे अब। चलिए, अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का बोझ मान लो ज्यादा है, तो फर्म कहती है कि कुछ हम शेयर कर लेंगे, कुछ तुम शेयर कर लो, है भाई। ठीक है, अब देखते हैं जरा केस। केस 1 देखिए, मजेदार केस है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 8,000 रुपए के, ठीक है जी, केस 1। इसमें से आपका हिसाब क्या बन रहा है कि फर्म बेयर करेगी 5,000 और पार्टनर बेयर करेगा कितना, 3,000, मतलब 8,000 का खर्चा है, हिसाब हो गया, फर्म बेयर करेगी 5,000
और पार्टनर बेयर करेगा कितना 3000। तो मुझे बताइए जो फर्म बेयर करेगी उसकी तो एंट्री होनी चाहिए। माना जाएगा फर्म ने बेयर किया, फर्म ने पे किया, क्या एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री। और जो पार्टनर बेयर करेगा कितने का 3000, तो उसकी तो पार्टनर बेयर करेगा 3000 तो उसकी तो एंट्री नहीं होनी चाहिए। समझिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹8000 ये लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि इस 8000 का हिसाब क्या होना था, फर्म बेयर रुपीस कितना 5000, पार्टनर बेयर कितना ₹3000। ये है इसकी कहानी। जस्ट सी दिस, ये रिलेशन एक्सपेंसेस 8000 के हैं, जिसमें से फर्म बेयर करेगी कितना 5000, पार्टनर बेयर करेगा कितना 3000। ये होना चाहिए कहानी का हिसाब किताब। तो अगर मुझे एंट्री बनानी पड़ेगी तो फर्म बेयर करेगी तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, 5000 से 5000 से, ठीक है। और पार्टनर बेयर करता है 3000 रुपया, अगर ठीक है तो हम क्या मानेंगे, इसकी तो कोई एंट्री नहीं मानेंगे, हम इसकी नई एंट्री मानेंगे। बेयर करने का मतलब है पार्टनर ही बेयर करेगा, पार्टनर ही पे करेगा। लेकिन क्वेश्चन अधूरा है, हमें थोड़ी बचा है पार्टनर को, फर्म को बेयर करने थे, पार्टनर को बेयर करने थे। अब फर्म को बेयर करने थे तो हम एंट्री रिलेशन टू कैश या बैंक की बोलेंगे, फर्म ही पे करेगी, नहीं कोई करेगा तो फर्म ही पे करेगी, पार्टनर थोड़ी पे करेगा। लेकिन पार्टनर को बेयर करने थे, एक्चुअल एक्सपेंस किसने पे करे वो क्लैरिटी नहीं है। तो क्या लिखा, नहीं वहां लिखा हुआ है ना, ये इस एग्जाम्पल में थोड़ी लिखा हुआ है, नोट्स में जो दे रखा है उसमें तो लिखा हुआ है, नोट्स में तो क्लैरिटी है। नोट्स में क्या क्लैरिटी है, रिलेशन एक्सपेंस 8000 रुपए के, ठीक है। फर्म को बेयर करना था कितना 3000 और पार्टनर को बेयर करना था कितना 3000। नाउ केस 1, फर्म पेज ₹8000, पूरा का पूरा पैसा किसने पे कर दिया, फर्म ने। तो फर्म ने पे किया तो पहली एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन डेबिट टू कैश, कितने से 5000 से 5000 से। और पार्टनर को बेयर करना था 3000, वो बेयर करना तो दूर की बात, वो भी किसको भरना पड़ा, फर्म को। तो हम पार्टनर से रिकवरी मारेंगे तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, सॉरी यहाँ एंट्री करेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कितने से 3000 से, और क्या करेंगे, क्या टू कैश कितने से हो जाएगा 8000। दिस विल बी द एंट्री, दिस विल बी द एंट्री। तो डाउट है बताइए, इसको स्क्रीन पे देख लेते हैं कैसा था ये। दिस सी हियर, अगर फर्म पे कर देती है पूरा 8000 तो एंट्री बनेगी रिलेशन टू कैश 5000 से, और पार्टनर जिसने बेयर करना था उसका पैसा भी फर्म पे कर रही है, तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। फर्म ने तो टोटल 8000 पे करा ना, सो क्रेडिट, तो फाइनल कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन डेबिट होगा 5000 से, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा 3000 से, कैश क्रेडिट होगा कितने से 8000 से। दिस इज हाउ एंट्री विल हैपन। अब सोचो, ये नोट्स पे लिखा है बेटा, अब सोचो अगर पार्टनर पे कर देता पूरा 8000 तो क्या होता, सोचो पार्टनर पूरा पे कर देता, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, तो एंट्री रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, नहीं एंट्री नहीं होगी। हाँ तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री हो जाएगी। और रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, सॉरी पार्टनर ने, रिलेशन एक्सपेंसेस किसने पे करे, पार्टनर ने पे करे, और बेयर भी पार्टनर को करने थे, तो कोई एंट्री होगी क्या, नो एंट्री। कंबाइंड एंट्री बनेगी एक क्या, रिलेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर। सर हाँ तो बोलो बच्चे भी 3000 कहाँ पे गए, बेटा, बचे हुए 3000 पार्टनर ने पे कर दिए होंगे ना, देखने का क्या लिखा है, पेड बाय पार्टनर ₹8000, जिसमें से फर्म को बेयर कितने करने थे 5000, तो फर्म पार्टनर को दे देगी। और पार्टनर को बेयर करने का मतलब पार्टनर ने पे किया, लेकिन पार्टनर उसका रिएम्बर्समेंट नहीं ले रहा है, कह रहा है छोड़ दो यार कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे, तो उसकी तो एंट्री नहीं करनी हमें। गॉट इट, गॉट इट। आगे चलते हैं, केस 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय फर्म 5000, टू बी पेड बाय लिखा, बोर्न बाय नहीं लिखा, टू बी पेड बाय पार्टनर कितने का 5000, सॉरी 3000। आइए देखते हैं पहली एंट्री, फर्म पेड 8000, तो एंट्री क्या बनेगी, जो 5000 फर्म ने पे कर दिए वो फर्म ने बेयर करने थे रिलेशन टू कैश, और फर्म पेड 8000, जबकि पार्टनर को पे कितना करना था 3000, पार्टनर को पे करना था और नहीं करा उसने पे, तो किसने पे कर दिया, फर्म ने। तो कोई फर्क थोड़ी पड़ना है इससे, नहीं फर्क।
फर्क कब पड़ता है? जब पार्टनर को बेयर करना था और फर्म भर देती है उस पैसे को, तब फर्क पड़ना था। तो आपकी एंट्री बनेगी टोटल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से? 8,000 से। अब इसी क्वेश्चन में अगर पार्टनर पे कर देता 8,000 तो क्या होता? जो फर्म वाला हिस्सा था वो पार्टनर को मिलता और जो उसने खुद का पे किया वो भी पार्टनर को मिलता। तो आपकी एंट्री बनती पार्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप दिस पार्ट इज ओके विद एवरीवन। ठीक है, जो भी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं, आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। अब जरा केस 3 पढ़ के देखिए कि क्या केस 3 आपकी बुद्धि में जाता है या तूफान मचाता है। केस 3, आई थिंक एवरीवन इज हैविंग द केस 3। बोलो क्या बोलना है? कौन सा वाला बेटा? केस 2 में फर्म ने क्या किया? हाँ 8,000 पे किया ना, क्या दिक्कत है? हाँ तो फर्म बेयर करेगी तो फर्म नहीं पे करना है ना वो, तो आपने एंट्री कर दी। अच्छा सुन बेटा, पहली बात मैंने बताया था डिसोल्यूशन में टू बी बेयर और बॉन्ड दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब बोल क्या? नहीं, जैसे पार्टनर को आप 3,000 हाँ लेकिन उसने पे कर दिया, और लेकिन जो एक्सपेंस था वो बॉन्ड को फॉर्म नहीं किया था। नहीं, जिसने भी बॉन्ड किया और जो पे कर रहा है, अगर किसी को बेयर करना था और किसी ने पे कर दिया तो वो बंदा जो बेयर कर रहा है वो कंपनसेट करेगा जिसने पे कर दिया उसको। फिर क्या दिक्कत है? तो पार्टनर देगा ना। किसको? पार्टनर देगा नहीं देगा वो पता किस पे डिपेंड करता है? वो ये ऊपर देखिए आप, वो डिपेंड करता है केस 2 का ऊपर वाली हेडिंग जो पिंक से लिखी हुई है, टू बी बॉर्न बाय फर्म, टू बी बॉर्न बाय पार्टनर। अब जब पार्टनर को बेयर करने ही थे तो उसे कंपनसेशन क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो नीचे अगर फर्म ने पे कर दिया 8,000 तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 से, और रिलेशन कैश 5,000 से 3,000 से 8,000 की एंट्री हो गई। अगर पार्टनर पे कर देता 8,000 तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 3,000 से, और फिर रिलेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,000 से, टोटल 8,000 से क्रेडिट होगी ना। क्यों होगी 8,000 से क्रेडिट? क्योंकि पार्टनर ने क्या कर दिया? टू बी पेड बाय पार्टनर, रनिंग सेंटेंस है। अगर पार्टनर ने पूरे 8,000 पे कर दिए तो 5,000 तो किसके नाम पे चले गए? कैपिटल के नाम पे, और 3,000 तो 3,000 वाले भी जो थे वो भी क्या चले गए? आपके कैपिटल के नाम पे तो गए। अंडरस्टैंड कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कि लिखा हुआ है कि टोटल एक्सपेंसेस जो आपके पास थे, जरा शीट के ऊपर देखिए आप, टोटल एक्सपेंसेस थे 8,000 रुपए के, जिसमें से फर्म बेयर करेगी 5,000। तो हर कंडीशन में मिनिमम रिलेशन टू कैश 5,000 की तो होनी है, करेक्ट? बाकी पार्टनर, बाकी केस में बाकी क्या करेंगे? बाकी पेड बाय पार्टनर, बाकी पैसा पार्टनर पे करेगा, बेयर नहीं करेगा। तो जैसे पार्टनर पे करेगा हम उसे कंपनसेशन दे देंगे उतने अमाउंट को जितना वो पे करेगा। तो आप केस देख लीजिए, फर्म ने पे कर दिया तो फर्म रिलेशन टू कैश लिखेगी 5,000 से, और क्योंकि पार्टनर ने भी पे कर दिया फर्म के बिहाफ पे तो रिलेशन टू कैश 3,000 से, टोटल रिलेशन टू कैश 8,000 से एंट्री बनती है। नेक्स्ट केस में पार्टनर पेड 8,000, फर्म नहीं पे कर रही है। अगर पार्टनर पे करे तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। और क्योंकि पार्टनर पे कर रहा है, लेकिन पार्टनर को क्या करना था? पार्टनर को बेयर ही नहीं करना था, पार्टनर को पे करना था, तो उसका बेनिफिट उसे मिलेगा। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगी कितने से? 3,000 से। केस 3 पढ़िए फटाफट से, केस 3 जिनको आप रिवाइज, वो केस है जिनको आप रिवाइज करते चलेंगे तो आपको कभी रिलेशन एक्सपेंस में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए रिलेशन एक्सपेंसेस बने 8,000 के, फॉर्म टू बी पेड बाय फर्म 5,000, टू बी पेड बाय पार्टनर 3,000। पेड या टू बी पेड में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसोल्यूशन में टू बी सेटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ अगर फर्म ने 8,000 पे कर दिए तो भी एंट्री रिलेशन टू कैश बनेगी। क्यों? क्योंकि फर्म ने पूरा पे कर दिया 8,000, उसने अपना भी पे करा, पार्टनर का भी पे करा। अब पार्टनर को तो इंस्ट्रूमेंटल था ना, असली खर्चा तो फर्म ही का था ना, पार्टनर को थोड़ी पैसे देना है उसका। तो आपकी एंट्री दोनों केस में मिला के रिलेशन टू कैश हो जाएगी। अगर पार्टनर ने पूरा 8,000 पे कर दिया, 5,000 अपना भी और फर्म का भी, तो पूरा 8,000 मिलेगा उसको, तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से? 8,000 से। क्लियर है यहाँ तक चीजें? बोलिए। अच्छा, और थोड़ा आगे चलते हैं हम, थोड़े से केस अब मुश्किल बनते जा रहे हैं। केस नंबर 6 का ए। अब आ रही बारी व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस रियलाइजेशन एक्सपेंस सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, आगे चल के थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उसको हम तब डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ विच 2,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस इज बॉर्न नहीं, पेड बाय अ पार्टनर। तो बताइए सामने एंट्री देखिए,
कुल मिलाकर 5000 फर्म का एक्सपेंस है, फर्म डेबिट होगी 5000 से। आउट ऑफ इस 2000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म, मतलब फर्म को पे करना है, फर्म को बेयर करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 2000 से। और बाकी पेड बाय पार्टनर है, तो पार्टनर को बेनिफिट दो ना उसका, कितने रुपए से, 3000 से। आपकी एंट्री रिलेशन टू कैश बैंक, और क्रेडिट में क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत है इस बात पे? हाँ हाँ हाँ, जब बॉर्न बाय फर्म होगा ना बेटा, तो रियलाइजेशन हमेशा डेबिट होगा। तो रिलेशन डेबिट हुआ ना पूरे 5 से। अरे बेटा फर्म, लेकिन तू पढ़ तो ले नीचे, बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर लिखा हुआ है। तो जब पार्टनर पे कर रहा है, और पार्टनर को थोड़ी बेयर करना था, वो तो फर्म को बेयर करना था, तो फर्म के लिए पूरा 5000 एक्सपेंस बन गया, जिसमें 2 उसने पे किया, 3 पार्टनर ने पे किया। तो जो उसने पे किया वो तो कैश बोल के चला गया, और जो पार्टनर ने पे किया, भाई पार्टनर को बेनिफिट दो ना उसका। बोलो, किसी का माइक, सर तुम्हारा माइक चालू है। रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा, सर रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा डेबिट ही होगा। हाँ, रिलेशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, लेकिन कब डेबिट होगा, जब वो खर्चे, जब वो एक्सपेंसेस किसके होंगे, फर्म के होंगे। जैसे जैसे मान लिया जाए क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 टू बी पेड बाय पार्टनर एंड टू बी बॉर्न बाय पार्टनर, तो फर्म का क्या गया, कुछ नहीं, कोई एंट्री नहीं होनी है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो आपको कैश या बैंक क्रेडिट करना है, और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करना है। फर्म का तो खर्चे नहीं, डेबिट ही नहीं हुआ। तो सनत, रिलेशन अकाउंट तभी डेबिट होगा जब या तो फर्म को बेयर करना होगा या फर्म ने पे किया होगा, अदरवाइज डेबिट नहीं होगा, अदरवाइज पार्टनर डेबिट होगा। क्लियर है? तुम कहां बैठे हो अभी भी, नैनीताल? बोलना। हेलो नहीं नहीं, चलो ठीक, कहां बैठे हो? सर, घर पे। चलो ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 का बी पार्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5000 के थे, आउट ऑफ विच 2000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस इज बॉर्न बाय अ पार्टनर। बॉर्न बाय पार्टनर, पे भी कर दिया और पैसा भी नहीं मांग रहा, तो फर्म का खर्चा कितना हुआ, सिर्फ 2000 रुपये का। फर्म एंट्री कितने की करेगी, 2000 की। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट इज 2000 टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस इज टू बी बॉर्न बाय पार्टनर। बोलिए। ऊपर लिखा है पेड बाय पार्टनर, पढ़ तो ले बेटा फर्क, और नीचे लिखा है 6 का ए और 6 का बी पार्ट, फर्क देखो दोनों में। ऊपर लिखा है क्या, बैलेंस इज पेड बाय अ पार्टनर, देखो जरा, बैलेंस इज पेड बाय अ पार्टनर, मैंने ये देख लिया, बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर लिखा, और नीचे लिखा है क्या, बैलेंस इज बॉर्न बाय पार्टनर। फर्क नहीं दोनों में, फर्क नहीं, बताओ दोनों में, बोलो। ऊपर बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर, नीचे लिखा बैलेंस इज बॉर्न बाय पार्टनर, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ द सेंटेंसेस। वो पार्टनर पे कर रहा है। हाँ हाँ, भैया पर यहां पे तो देख ले, पूरा खर्चा फर्म ने पे कर रखा है ना, वो नहीं देख रहा। तुम जो कंफ्यूजन पाल रहे हो, मैं दिखाता हूँ बच्चा किसमें कंफ्यूजन ले रहा है, ये इसमें ले रहा है, देखो इसमें इस वाले पार्ट में ये कह रहा है कि बॉर्न बाय फर्म है, बॉर्न बाय पार्टनर है, और कंबाइन एंट्री में हमने रिलेशन। अरे भैया, हम क्वेश्चन में क्या बनाया हमने, अगर मैं केस बनाता मैंने टेबलर बना दिया, हमने बोला कि रिलेशन एक्सपेंसेस 8000 के थे, और टू बी बॉर्न बाय पार्टनर 5000, टू बी बॉर्न बाय फर्म 5000, टू बी बॉर्न बाय पार्टनर 3000, बट फर्म पेड एंटायर 8000, वो भी तो देखेगा। अगर फर्म पूरा 8000 दे दे, तो अपने 5000 की एंट्री 3000 पार्टनर से वसूलोगे, ये वो केस है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, कौन सा केस था हमारा ये, 6 का बी पार्ट, 6 का सी पार्ट। अब चलो सेंटेंस रनिंग है, when dissolution expenses were 5000 out of which 2000 were to be borne by the firm and balanced by a partner, balance borne by a partner है, कंटिन्यूएशन वाला सेंटेंस है ये, ठीक है, ये रनिंग सेंटेंस है, इसमें कॉमा में कुछ नहीं आया, तो हम मान के चलेंगे कि अगर 2000 फर्म बेयर कर रही है, वरना लिखे कि 3000 इज पेड बाय अ पार्टनर, 3000 इज बॉर्न बाय अ पार्टनर, लेकिन यहाँ रनिंग सेंटेंस है 2000 वर बॉर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय अ पार्टनर, बॉर्न बाय अ पार्टनर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
रिलेशन अकाउंट डेबिट 2000 से होगा। अच्छा, नो, सिंस इट इज नॉट क्लियर इन द क्वेश्चन हु हैज पेड 5000, इट इज अज्यूम दैट फर्म पेड इट। आपके सीबीएसई के सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो आप क्या मानेंगे, किसने पे कर दिया, ये फर्म ने पे कर दिया। अब मान लो 2000 फर्म को बेयर करना था, 3000 पार्टनर को बेयर करना था, और फर्म पूरा पैसा पे कर रही है, तो फर्म तो पार्टनर से रिकवर करेगी। एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक। ये एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है, इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। आपके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली गिवन होगा कि किसने पे किया, किसने बेयर किया। बोलना है, डाउट है? तो स्कूल में कैसे हुए थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बताइए मुझे। डिसोल्यूशन नहीं हुआ? किसी के स्कूल में तो डिसोल्यूशन हुआ होगा। कितने करे आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? चलो ठीक, कोई बात नहीं। आओ देखें जरा नेक्स्ट। सिक्स का ई पार्ट, ई फॉर एलिफेंट, वही 5000 आउट ऑफ 2000 टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर। बैलेंस बाय अ पार्टनर, बैलेंस, अब देखो यहाँ क्लैरिटी आ गई, किसने पे किया भाई, ऊपर नहीं लिखा था ना किसने पे किया, वही सेंटेंस है, बैलेंस बाय अ पार्टनर। लेकिन अब की बार क्या कर दिया, फर्म ने पे कर दिया पूरा, तो भी आपकी एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और कैश बैंक। ये ऊपर वाले में क्यों नहीं करा? हाँ, डी मिस हो गया ना शायद, वही में गड़बड़ हुआ है डी। हाँ, when relation expenses 5000 out of which 2000 were paid by the firm and balance by a partner, paid by firm है तो बैलेंस भी पेड बाय पार्टनर ही होगा, ठीक है। और देखिए एंट्री रिलेशन डेबिट 5000 से, कैश बैंक 2000 से क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट, 3000 से, क्योंकि पार्टनर पे कर रहा है, बेयर थोड़ी कर रहा है, उसको कंपनसेट करेंगे। जी डी वाले, नहीं डी का सेंटेंस बड़ा क्लियर है, एंड बैलेंस बाय पार्टनर लिखा हुआ है, बैलेंस पेड बाय पार्टनर लिखा है ना, रनिंग सेंटेंस में पेड है, क्लैरिटी है, किसने पे किया वो क्लैरिटी है ना, ऊपर वाले में थोड़ी किसने पे किया क्लैरिटी है। जैसे नीचे आ जाते हैं, अब आप देखिएगा जरा, ये जो सेंटेंस 6C है और ये जो 6E है उसको देखिए। व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेस वर 5000 आउट ऑफ विच 2000 टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर, बैलेंस बॉर्न बाय अ पार्टनर, लेकिन अब क्लैरिटी आ गई ना, फर्म पेड द एंटायर 5000, तो फर्म पेड एंटायर 5000, तो रिलेशन डेबिट, 3000 पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और कैश बैंक भी क्रेडिट, ठीक है। सर 6D और 6A में क्या फर्क है? 6 किसमें? सर डी में और ए में। डी और ए में, 6 का ए, यस सर। 6 का ए है बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर, वो 6 का ए और डी ऑलमोस्ट सेम हो गए शायद, लग रहा है, देखो है ना। हाँ, 6 का ए और डी दोनों सेम हो गए हैं। अरे नहीं भाई नहीं, 6 का ए और डी ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, 6 का ए और डी। सर डी केस में नहीं हाँ ठीक है, नहीं हाँ, ए में थोड़ा सा ना बॉन्ड लिखा हुआ था इसलिए फर्क पड़ रहा था, अदरवाइज नहीं। सनद देख रहे हो, दोनों में फर्क है लैंग्वेज का हल्का सा, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। अगर फर्म पे कर रही है तो फर्म को बेयर करना है, तो मैं बोल दूं फर्म पे बॉन्ड या फर्म पेड, इट हैज द सेम मीनिंग। लेकिन पार्टनर पेड और पार्टनर बॉन्ड का मतलब ही अलग है। पार्टनर पेड मतलब उसे रिएम्बर्समेंट मिलेगा, पार्टनर बॉन्ड मतलब वो रिएम्बर्स ले ही नहीं रहा, ये फर्क है सनद दोनों में, ठीक है। बोलो जी, आई वाज सेइंग समथिंग। सर डी केस में अगर कुछ मेंशन ना हो तो हम ये मानते हैं कि फॉर्म बियर करिए, तो अगर वो नहीं, अगर केस में कुछ ना लिखा हो तो हम ये मान के चलेंगे कि फर्म पे कर रही है, बेयर नहीं कर रही, फर्म पे कर रही है। ओके सर, बेयर तो जिसको करना था वो बात अलग होगी, फर्म पे कर रही है उसको। हाँ, एफ, रिलेशंस 5000 थे, आउट ऑफ 2000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर एंड पार्टनर पेड द एंटायर रुपीज 5000। अब क्या है, पार्टनर पेड एंटायर रुपीज कितना, नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्या हुआ देखो, अगर कहता है कि 2000 बॉन्ड करने थे फर्म ने और बैलेंस बॉन्ड करना था पार्टनर ने, और फर्म ने सारा पे और पार्टनर ने सारा पे कर दिया, तो पार्टनर को तो उतने का पैसा मिलेगा जितना फर्म के नाम का दिया उसने, बाकी तो उसको खुद ही बेयर करने थे, तो 2000 रुपए से एंट्री होगी। ठीक, ठीक है जी, ये हो गया। जैसे सब करते चलेंगे आपकी ग्रिप में आते चले जाएंगे। वही 5000 था, आउट ऑफ विच 2000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस पेड बाय पार्टनर। अब बैलेंस पेड बाय पार्टनर यूजिंग फर्म्स कैश,
देखो भाई 2000 रुपए तो फर्म ने बेयर करने थे, ठीक है जी। और बैलेंस इज पेड, बैलेंस पेड बाय पार्टनर, बैलेंस कितने पे कर दिए? ओ ये गड़बड़ हो गया है। Out of which 2000 were to be borne by the firm and balance paid by partner. नहीं ठीक है सीधी सी एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर को क्यों डेबिट करूंगा, पार्टनर ने थोड़ी बेयर करना था। समझिए क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है भाई। 5000 रुपए के एक्सपेंस थे जिसमें से 2000 बेयर करने थे फर्म ने, और बैलेंस पेड बाय अ पार्टनर, बैलेंस पार्टनर ने क्या कर दिया, पे कर दिया। पे नहीं करा लेकिन फर्म के पैसे से पे कर दिया, तो फर्म ने पे किया, इसका मतलब पार्टनर ने थोड़ी पे किया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिलेशन टू कैश बैंक 5000 से, ये फर्क। अगर ये छोड़ देता यहाँ पर कि यूजिंग फर्म्स कैश ना लिखता, तो हम रिलेशन डेबिट कैश और बैंक और पार्टनर्स कैपिटल करते हैं एंट्री। लेकिन पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर तो एक तरह का मैसेंजर हो गया ना, लाओ मैं दे आता हूं, ऐसा करके। भाई मान लो रिलेशन एक्सपेंस 5000 के हुए, 2000 फर्म ने तो कर दिए, 3000 बच गए, पार्टनर कहता लाओ मैं दे के आ जाता हूं। ये कहने का मतलब पार्टनर पे कर रहा है, फर्म के पैसे में से पे कर रहा है। फर्म को पे करना था, पार्टनर फर्म के पैसे से पे कर दे, पार्टनर को थोड़ी बेनिफिट मिलना है उसका कुछ। इट्स एन एंटायरली फर्म्स एक्सपेंस। क्यों प्रिंस, गलत बोला? चलिए अगला केस देखिए फटाफट से जरा, सी द नेक्स्ट केस। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स मूव फर्दर नाउ। केस 7 देखिए। हाँ वही तो बोला ना मैंने, लिख तो रखा है नीचे। When a partner is to bear relation expenses and उसको दिया 200 रुपया, where actual expenses amounted 900 paid by the firm for rupees 200। अब देखिए 200 रुपए उसको पे कर दिया, जबकि एक्चुअल एक्सपेंसेस, अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस 900 रुपए के होते तो कोई पंगा नहीं था। तो आपको एंट्री क्या करनी थी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 200 रुपए से खत्म। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया, वो जो 900 थे वो फर्म ने पे कर लिए। तो पहली एंट्री होगी रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 200 रुपए की, जैसे केस 2 था, और फिर 900 रुपए रिकवर करो ना उससे। मान लो तुमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मेरा घर 1 करोड़ में बना देना, ठीक है, और तुमने उसे 80 लाख रुपीस दे दिए। तो तुम पहले एंट्री करोगे फ्लैट या रेजिडेंस डेबिट टू कैश टू, वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्टर कितना दे दिया उसको, 80 लाख रुपीस दे दिया, 80 लाख रुपए उसको आपने दे दिया। लेकिन अब वो बंदा तो भाग गया, आपको असली में 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ गए। आप किससे रिकवर करोगे वो? तुमने तो ठेका 1 का दे रखा था ना उससे, 80 दे भी दिया था उसको। लेकिन अब क्या हो गया, एक्चुअल खर्चा आपका कितना होगा, 2 करोड़ का हो गया। तो किससे रिकवर करोगे? उसी से तो रिकवर करूंगा जिसको मैंने ठेका दे रखा है। तुमने पैसे पहले भी दिए, अब 1.5 करोड़ रुपए अब भी खर्च करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो तुमने रिलेशन एक्सपेंसेस 200 रुपए बोला था कि उसका और तुम्हारा ऐसा हुआ कि रिलेशन एक्सपेंसेस 200 रुपए, आपने कहा हम तुझे 200 रुपए देंगे और तुम भरो उसको। उसने कहा ठीक है सर जी बिंदास मैं करूंगा। तो योर एंट्रीज रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 200 रुपए से हो गई। एक्चुअल एक्सपेंसेस 900 रुपए के हुए, वो तो नुकसान था, हमें भरना था क्या वो? नहीं, पार्टनर को भरना था ना। अगर लिखा एक्चुअल एक्सपेंसेस 900 रुपीज, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, हमें नहीं करना कुछ, उसको भरना था। लेकिन कहते हैं कि वो एक्चुअल एक्सपेंसेस 900 रुपए फर्म ने भर दिए, अब क्या करूंगा? तो पूरे 900 रुपए रिकवर करो ना उससे। क्या, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश है बैंक, दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, तुम क्या बोले मनन, क्या सीन था? हाँ केस नंबर 2 में आधा पार्ट था, वहां एक्चुअल एक्सपेंस करके छोड़ दिया था, लिखा ना दिस केस इज सेम एज डिस्कस इन केस 2, लेकिन उसके बाद वाला सेम नहीं था। केस दोनों लिखनी पड़ेंगी भाई, बिल्कुल दोनों लिखनी पड़ेंगी। भाई देखो मैं दिखाता हूं, देखो इधर देखना जरा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹200, ठीक है, या लिख दिया हम लोगों ने क्या, फर्म पेड एक्स अ पार्टनर ₹200 to bear all the realization expenses, correct? And case 1, actual expenses ₹900। अब क्या होगा, हमारी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, कितने से, 200 से, फिनिश, खत्म।
अब एक्चुअल एक्सपेंस 200 हो चाहे 500 हो चाहे 100 रुपए, हमें क्या मतलब इससे? ये क्वेश्चन था ना। केस 2, एक्चुअल एक्सपेंसेस ₹900 पेड बाय फर्म। अब क्या करूंगा मैं? एक्चुअल एक्सपेंसेस जो 900 रुपए थे वो फर्म को भरने पड़ गए, तो क्या होगा? पहली एंट्री क्या होगी यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, कितने से? 200 से 200 से एक। दूसरी एंट्री क्या बनेगी बताइए? अब एक्सिस कैपिटल डेबिट टू फर्म ने कैश या बैंक कितना पे कर दिया? 900 रुपए से। अब ये बनेगी एंट्री। तो अगर ये नहीं एक्चुअल एक्सपेंसेस 900 रुपए लिखा सिर्फ, ठीक है, तो हमें क्या मतलब एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने से फर्क पड़ रहा है? ये एक्चुअल एक्सपेंस, या फिर लिख दिया एक्चुअल एक्सपेंसेस 900 पेड बाय एक्स, तो हमें क्या मतलब है इससे? हम तो तेरे साथ 200 रुपए का ठेका करके गए ना, तेरा 900 रुपए लगे, मुझसे क्या मतलब है? हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को 1 करोड़ में घर बनाने का ठेका दिया, उसके 1.5 करोड़ लगे, उसके 80 लाख लगे, हमें क्या मतलब है? कम लगेगा हमें वापस नहीं लेगा, ज्यादा लगेगा हमसे लेगा नहीं लेंगे वो लोग, दे आर बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ हमने उसे 200 रुपए दे दिए और असली खर्चा 900 रुपए हो गया, भाग्य देते समय। हम किससे रिकवर करेंगे इसे भाई? इसे तो रिकवर करेंगे। ये है वो केस, पूरा 900, पूरा 900, कोई चॉइस ही नहीं आपके पास। वैसे आपने एक्चुअल में उसे 700 रुपए रिकवर करा, एक्चुअल में आपने 700 रिकवर करा है, लेकिन अगर आप 200 यहाँ लिखते और 700 यहाँ लिखते तो आप तो सिर्फ 500 रिकवर करते ना, उससे आपको तो नुकसान हो जाता। तो आप क्या करोगे? जितना उसे देना था दे दो, और जो तुम्हारा लगा वो रिकवर कर लो उससे, वो अपने आप हिसाब बराबर हो जाएगा उसका। ये थोड़ी होगा कि हम उसको बेनिफिट देंगे, एक तो वैसे भी कर रहे हैं ऊपर बेनिफिट भी दें उसका। गॉट इट? एग्जाम्पल केस नंबर 8 था, भीम अ पार्टनर पेड रेम्यूनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय द फर्म। अब आ गया लफड़ा, देखो यहाँ पर। भीम एक पार्टनर, उसको 15,000 आपने पे कर दिए थे। बेटा पे करने का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट में डाल देना, पार्टनर को पे करने का मतलब कैश नहीं होता है यहाँ पर, ये समझ लेना बात। डिसोल्यूशन में पार्टनर को कोई भी पेमेंट होती है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, उसे कैश नहीं दी जाती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सेक्शन 49 का वायलेशन कर रहे हैं। वो बोलता ना पहले पर सेक्शन 49A B था ना, 48A 48B C जो था, अरे इसी की शुरू में तो दे रखा है। अगर आप ऐसा करते हैं, ये देखिए सेक्शन ये लिखे मैं आपके सामने, ये रहा 48A B 48B। पहले 48B का B, सबसे पहले फर्म के थर्ड पार्टी डेट पे करेंगे, फिर पार्टनर का लोन पे करेंगे, फिर कैपिटल पे करेंगे, फिर क्या करेंगे? बाकी के पैसे को शेयर में बांटेंगे। 48B पार्ट है। अगर आप ऐसा करते हैं, कैसा भी करते हैं क्या? अगर आप वो काम कर रहे हैं, कौन सा वाला, कि पार्टनर को कैश दे देते हैं, तो आपने सेक्शन 48B को वायलेट कर दिया ना। बाकी लोगों को पेमेंट करे बिना पार्टनर को पेमेंट कैसे कर सकते हो भाई? यू कांट डू दैट। तो अगर पार्टनर को एग्री करने की बात हो रही है, पे करने की बात हो रही है, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, फाइनल हिसाब तो बाद में बनेगा। सो पहली एंट्री बनेगी आपकी क्या? फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ डिसोल्यूशन 15,000 रुपए, तो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल 15,000 से, ठीक। और अगली एंट्री क्या बननी चाहिए देखिए जरा यहाँ पर, नेक्स्ट एंट्री, दिस इज योर नेक्स्ट एंट्री, ये रही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म 8,000, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक। अब मुझसे कुछ बच्चे बोलते हैं क्या मजाक है सर, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंस दोनों सेम नहीं होते हैं? पता है ऐसा सेम नहीं होते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस का रेम्यूनरेशन दिया ना आपने, तो डिसोल्यूशन के एक्सपेंस होते हैं पता है क्या? फर्म को लीगली बंद करने के लिए एडवोकेट हायर करना, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म की फीस भरना और लीगल डॉक्यूमेंट की फीस। रियलाइजेशन के खर्चे क्या होते हैं? एसेट्स को ऑक्शन करना, ऑक्शन का वेन्यू फिक्स करना, ऑक्शन के लिए एडवोकेट हायर करना, और जो आपकी एसेट्स होती है उनका वैल्यूएशन करना, क्या कीमत है उसकी, वो भी पैसे देना पड़ता है, वैल्यूअर की फीस भरनी पड़ती है, ठीक है। और फिर उनके उनके पेपर का ऑनरशिप ट्रांसफर करने के कागज की फीस भरनी पड़ती है, वो सब रियलाइजेशन खर्चे जाते हैं। तो देखो डिसोल्यूशन का खर्चा आया था तो आपने एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू भीम्स कैपिटल, कर दी थी एंट्री, और रियलाइजेशन की एंट्री फर्म ने पे कर दो, उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक। इस एंट्री पे इंपॉर्टेंट लगाना, एग्जाम में जरूर रिवाइज करके जाना, वरना हमने अभी तक डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को सिनोनिम्स की तरह ट्रीट किया था। यू शुड नॉट ट्रीट देम एज अ सिनोनिम्स, उनकी तरह ट्रीट आप नहीं करेंगे। गॉट इट? चलिए आगे थोड़ा सा, लेट्स मूव फर्दर। There are two partners.
ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल केस आ रहे हैं। एक पार्टनर ए है, पे करता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2000 एंड पार्टनर बी हैज एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। समझना बात को, पार्टनर ए पे कर रहा है 2000 रुपया, ठीक है जी, और पार्टनर बी कहता है कि भाई ऐसा है कि मैं बेयर कर लूंगा इसे, किसके बिहाफ पर? फर्म के बिहाफ पर। दो पार्टनर थे, पार्टनर ए पेज रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000 रुपए एंड पार्टनर बी हैज एग्रीड टू बेयर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। थोड़ा सा देखते हैं, हाँ ठीक है, करेक्ट है। दो पार्टनर, एक पार्टनर ए और एक पार्टनर बी है। ए पे कर देता है कितने? 2000 रुपया। अदर पार्टनर बी हैज एग्रीड टू बेयर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर लिखा रहता अदर पार्टनर बी हैज एग्रीड टू बेयर दीज एक्सपेंसेस, बस इतना, तो बी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल एंट्री बनती ना। पार्टनर बी एग्री टू बेयर मतलब पे करेगा, बेयर करेगा, लेकिन क्या करेगा? रिएम्बर्समेंट नहीं लेगा। तो हम क्या करते हैं एंट्री? अगर फर्म पे करती है तो फर्म लिखती है बी इज कैपिटल टू कैश है बैंक। जरा समझ लेते हैं इस एंट्री को। यहाँ पर देखिए कैसे, जस्ट अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा टिपिकल एंट्री है, इसको देखिए। साथ साथ एंट्री का भी वो भी देखना जरा। एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर है बी। ए पेज ₹2000, सिंपल, ए ने पे कर दिया। एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन डेबिट टू ए इज कैपिटल, कितना? 2000, ठीक। बी कहता है मैं बेयर करूंगा इसे, मैं बेयर करूंगा इसे, ठीक है, लेकिन किसके बिहाफ पे बेयर करूंगा मैं इसे? फर्म के बिहाफ पे। तो एक्चुअल में बी फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है। खर्चा कौन भर रहा है? खर्चा तो ए भर रहा है ना, पे तो ए ही कर रहा है, बी तो बेयर करने की बात कर रहा है। अगर बी बोलता कि आई विल बेयर इट, आई विल बेयर इट, और खत्म, तो हम एंट्री क्या करते? हम एंट्री करते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ठीक है। पहली एंट्री ये करते, दूसरी एंट्री क्या करते? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करते? कैश बैंक कर देते एंट्री, क्योंकि बी से रिकवर करते उस पैसे को, क्योंकि बी बेयर कर रहा है उसको। नहीं क्लैरिटी आई? दोबारा समझते हैं। सर इसकी सर कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, रुक जा, अभी बताएंगे क्यों नहीं होनी चाहिए थी एंट्री। पहले ए पे कर देता 2000 रुपया, ठीक है, और पार्टनर बी उसके पास आता है कि भैया सुन, तूने जो 2000 पे करा ना, ये मैं बेयर कर लूंगा, लेकिन फर्म के बिहाफ पे बेयर करूंगा। इधर की टोपी उधर नहीं पहना रहा वो, हाँ पैसे तो फर्म ही दे रही है, तो एंट्री तो रियलाइजेशन टू एस कैपिटल होनी चाहिए ना। बी तो बेमतलब फालतू में नेटवर्क लाल बन रहा है यहाँ पर। वो कहता ब्रो चिंता ना कर, मैं बेयर करूंगा, पैसा लेके फर्म से तुझे दूंगा। अब वो फर्म से लेके भी देगा तो फर्म ने तो ऑलरेडी कर दिया ना उसका हिसाब किताब, एंट्री तो वही होनी है। क्लियर और नॉट? इज दैट ओके? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अच्छा, अब अगला केस देखते हैं, जरा देखिए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है इफ, हाँ बोलो बोलो। सर ये पेड बाय पार्टनर था सर, बॉन्ड बाय पार्टनर था, तो सर इसकी तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा ए ने पे करना, ए ने थोड़ी बोला था कि मैं बेयर करूंगा। बता मुझे, क्या ए ने बोला कि मैं बेयर करूंगा? हाँ नहीं सर, बी ने बोला। बी बोल रहा है ना मैं बेयर करूंगा। और बी अगर बोलता कि मैं बेयर करूंगा और चुप हो जाता, लेकिन वो कहता है, फिर ए पूछता तू बेयर कैसे करेगा? बी कहता फॉर्म से लेके दूंगा ना तुझे। तो कहता मूर्ख, मुझे फॉर्म दे तो रही है, तो एंट्री हो तो गई वही वाली। खर्चा फर्म का था, रियलाइजेशन डेबिट, ए ने भरा, ए को क्रेडिट मिल गया। बी कहाँ? कहीं नहीं है सीन में। बी इज मेयरली ए मैसेंजर, बी इज मेयरली ए मैसेंजर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं क्या, पेड टू सी ऑन बिहाफ ऑफ बी। भाई बी, हमने सी को बोल दिया कि सी ये पकड़, बी को दे देना, तो हमने कर्जा सी का चुकाया, बी का चुकाया? कर्जा तो बी का चुकाया ना हमने। हम एंट्री बी टू कैश करेंगे, सी टू कैश थोड़ी करेंगे। तो ये खर्चा फर्म का था, पे कर रहा था ए, बी बीच में आ गया, भाई मैं बेयर करूंगा, फर्म से लेके बेयर करूंगा, तो एक्चुअल खर्चा तो फर्म ही का था ना। ये एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू एस कैपिटल बनेगी। गॉट इट? आगे चलते हैं, जरा देखिए। इफ ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द फर्म, ओ क्या
अगर ए पे कर देता है, ए ने पे कर दिया, ठीक है, ए ने पे कर दिया कितना, पूरा 2000, ठीक है, और ए और फर्म के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। बी आके कहता है कि मैं बेयर करूंगा, क्या लिखा है क्वेश्चन ऊपर वही है, इफ ए पेड रिलेशन एक्सपेंसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द फर्म, तो फर्म उसका बेनिफिट किसे देगी, ए को देगी या बी को देगी? अब क्यों देगी बी को? क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैं बेयर कर रहा हूं, और फर्म को पेमेंट भी दिखाता, देखो हो गई पेमेंट, जबकि असली पेमेंट किसने करी थी, ए को, ए ने करी थी, फर्म को तो पता ही नहीं ए ने पेमेंट करी है। बी आके बोलता मैंने पे करा, जैसे होता है ना कि काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और ले आता है, वो कहानी बन गई यहाँ पर। लेकिन अगर फर्म को मालूम है कि ए भर रहा है, तो फर्म ए को देगी ना बेनिफिट, बी को थोड़ी देगी। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, मुझे लगता नहीं आपके एग्जाम में आए, पर कभी दूर दराज किसी सैंपल पेपर में आ जाए तो ये वैरायटी बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इफ देर आर टू पार्टनर and realization expenses 2000 to be borne by partner A and the other partner B has paid these expenses on behalf of the firm. अब सोचिए बेयर किसे करने थे भाई, ए को बेयर करना, मतलब ए को कुछ नहीं लेना था, लेकिन वो एक्सपेंसेस पे किसने कर दिए, बी ने। भाई हुआ क्या, ए ने बोला कि मैं बेयर करूंगा और मैं ही पे करूंगा, तो फर्म तो आउट, फर्म आउट, नो एंट्री सपोज टू बी डन। लेकिन जब पेमेंट करने की बारी है तो ए भाग गया, तो फर्म बोलती है भाई अब कौन भरेगा, बी कहता है मैं भर देता हूं, आप बोलो तो मैं भर दूं। फर्म ने कहा जा भर दे, तो फर्म किसको बेनिफिट देगी, बी को। फर्म बी को बेनिफिट देगी ना जिसने भरा है पैसा वो, अरे नहीं देगी फर्म, नहीं। अब मुझे लगता है तुम एग्जॉस्ट हो गए। सुनो, ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, ए ने बोला कि मैं बेयर करूंगा तो मैं ही पे करूंगा, और उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब पेमेंट की बारी आई, ए भाग गया, फर्म को भरना पड़ रहा था, फर्म के पास पैसे नहीं थे। बी बोलता है अगर फर्म तुम कहो तो मैं बेयर नहीं, मैं पे कर दूं, पे कर दूं। मैंने कहा कर दे, तो फर्म किसको बेनिफिट देगी, ए को या बी को? बी को। बी को क्रेडिट करेगी, रिकवर किससे करेगी, एंट्री ए टू बी हो गई ना, है ना। केस 11 ये कंट्रोवर्शियल केस है, दे रखा होता है बुक्स में। इफ देर आर टू पार्टनर्स, वन पार्टनर ए पेज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 रुपया, अदर पार्टनर बी हैज एग्रीड टू बेयर, अदर पार्टनर बी हैज एग्रीड टू बेयर, सिर्फ एग्री टू बेयर लिखा है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में फॉलो करना है। इट इज एज्यूम दैट ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद द अप्रूवल ऑफ द फर्म। अगर ए इंडिपेंडेंटली पे कर रहा है, ए, और फर्म की कंसर्न नहीं है, तो फिर फर्म को क्यों देना कुछ? तो क्या लिखा हमने, इट इज एज्यूम दैट ए हैज पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद द अप्रूवल ऑफ द फर्म। तो फर्म किसको बेनिफिट देगी, ए को देगी ना, और जिसने बेयर करा था वो, उससे फर्म क्या करेगी, रिकवर कर लेगी। एंट्री बनेगी बीस कैपिटल टू एस कैपिटल, ठीक है। ऑप्शन 2 एंट्री नहीं करनी भाई, क्यों नहीं करनी, रीजन देखिए, एज इट इज assumed that A paid realization expenses with the mutual understanding with B without getting approval from the firm. A ने B के म्यूचुअल कंसेंट से पे कर दिया, फर्म को कुछ पता ही नहीं है, तो फर्म ना ए को देगी ना बी को देगी। देखो भाई सुनो, बी को बेयर करने थे ना, बी के पास पैसा नहीं था, ए कम्स एज एन रेस्क्यू कि भाई मैं पे कर दूं, कर दे। तो क्या हुआ, बी ने बेयर करना था, ए ने पे कर दिया, फर्म को तो कुछ हवा ही नहीं लगी। अगर ए फर्म की कंसेंट से पे करता तो ऊपर वाली एंट्री होती, ठीक है, ऐसा करके। ना ना ना, एग्जाम ऑप्शन 1 आपको वहीं लेना है, सिर्फ ऑप्शन 1 फॉलो करेंगे एग्जाम में, गलत कर देंगे लोग इसे। असली आंसर यही बनता है ऑप्शन 2। हमें क्या पता ए और बी के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग थी, लिखने पेपर में लिखना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में लिखना चाहिए अंडरस्टैंडिंग क्या थी। आगे चलते हैं, केस नंबर 12। आज लगता है जान निकल जाएगी तुम्हारी, लेकिन है अब मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, समझ लीजिए डिसोल्यूशन, जिसके लिए उसे 10,000 रुपया दिया जा रहा है। एंड राजू टुक ओवर फर्नीचर वर्थ ₹10,000 एज हिज रेम्यूनरेशन। फर्नीचर हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो बोलो, सुनो, राजू अ पार्टनर, उसको अपॉइंट करा हमने कि तुम डिसोल्यूशन का काम करोगे, तुम्हें 10,000 मिलेंगे। पहली एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राजूज कैपिटल, हाँ या ना,
ये तो एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है जी। अच्छा एक चीज, इसको कराने से पहले मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको करवाना है, जरा यहाँ देख लीजिए, जस्ट होल्ड कर लीजिए, पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, देन आई विल कम टू दिस पार्ट। छोटा सा पार्ट है, देखना। क्रेडिटर्स ₹20,000 टेकन ओवर फर्नीचर ₹20,000 इन फुल सेटलमेंट। बताइए इसकी एंट्री क्या होगी। क्रेडिटर थे 20,000 रुपए के, उन्होंने फर्नीचर ले लिया 20,000 रुपए का फुल सेटलमेंट में। क्यों? क्रेडिटर कौन? ये देखो फिर वही गड़बड़ करना। वाह, आरती उतारता हूं तुम दोनों की मैं। अबे क्रेडिटर ट्रांसफर हो रहा है रियलाइजेशन में, फर्नीचर नहीं, नहीं ऑब्वियस है। तो और इसकी दूसरे वाले की है? और फर्नीचर भी ट्रांसफर्ड है, बिल्कुल ट्रांसफर्ड है, तब क्या एंट्री होगी बताओ? एंट्री नहीं होगी ना फिर। समझ में आई ना बात? भाई फर्नीचर की एंट्री होती है तो कैश टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर की होती है तो रियलाइजेशन टू कैश, लेकिन ना फर्नीचर के बदले में पैसा है ना कैश क्रेडिटर के बदले में पैसे का, तो एंट्री नहीं होगी। तब मैं बोलो ना, हाँ ऐसे केस में अज्यूम करते हैं, ठीक है। और मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, कि क्रेडिटर एंड फर्नीचर आर ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या होगा ऐसे केस में? नो एंट्री। ये नोट्स में लिखा हुआ, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करनी है इसमें। क्लियर है ये बात? फर्नीचर क्रेडिटर्स ₹20,000 के टेकन ओवर फर्नीचर ₹30,000 इन फुल सेटलमेंट, तो क्या एंट्री करनी है? तो भी कोई एंट्री नहीं करनी है। क्रेडिटर ₹20,000 का एक्सेप्टेड फर्नीचर ₹10,000 इन फुल सेटलमेंट, तो भी कोई एंट्री नहीं करनी है। क्रेडिटर ₹20,000 का एक्सेप्टेड फर्नीचर ₹30,000, बस अब बताइए क्या करना है। क्रेडिटर 20,000 के टेकन ओवर फर्नीचर 30,000 का, अब बताओ, अब समझो, सही जा रहे थे ऐसे। आपको क्रेडिटर के अगेंस्ट 20,000 देने नहीं देने ना, लेकिन फर्नीचर के 10,000 तो रह गए, ये आप रिकवर करोगे किससे? आप किससे? क्रेडिटर से रिकवर करोगे ना पैसा, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना लिखा हो 10,000 10,000, दिस विल बी द एंट्री, ये एंट्री। अगर लिखता है क्या कि क्रेडिटर्स ₹20,000 टेकन फर्नीचर ₹10,000, तब तो क्रेडिटर को 20,000 देने थे, 10 का फर्नीचर दिया, बाकी बचा हुआ, तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, कितने से? 10,000 से 10,000 से। लेकिन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा तो कोई एंट्री नहीं होनी होती है। दिस इज क्लियर? अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है? ये मुझे लगता है कि मैंने शायद ये डिस्कस नहीं किया आपके साथ पॉइंट, बट आई जस्ट शो यू। जरा नोट्स पे चलिए फटाफट से, ये रहा, जस्ट गो टू पेज नंबर 7, पेज नंबर 5, केस 4, पेज नंबर 5 केस 4 देख लीजिए, लिखा है देखो, when a creditor accept an asset in full and final settlement, in such case no journal entry will be recorded. Here the liability due to creditor has already been transferred to credit side of realization account, and assets taken over by creditor has appearing in the debit side of realization account. Thus debit of the assets cancels corresponding liability on the credit side of realization account. खत्म, ऐसा करते हैं। When a creditor accepts part payment in cash and part payment by taking over an asset, ये भी केसेस बताया ना मैंने आपको, देखो रिलेशन टू कैश बैंक या कैश बैंक टू रिलेशन, ये पार्ट क्लियर हो गया। पार्टनर अगर रिलेशन एक्सपेंसेस वाला पार्ट, जो रिलेशन एक्सपेंसेस वाले पार्ट पे चले, कौन से केस पे चल रहे थे अभी हम? 12। आइए देखते हैं। राजू अ पार्टनर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, और उसके लिए उसे रेम्युनरेशन मिलता है 10,000 का, और वो 10,000 का फर्नीचर ले जाता है। तो बताइए आपकी पहली एंट्री क्या होनी चाहिए थी?
देखो ऑप्शन 1 तो है कि कोई एंट्री करो ही मत, नीदर फॉर रेम्यूनरेशन नॉर फॉर फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजू। ऑप्शन 2, रेम्यूनरेशन की एंट्री रिलेशन टू राजू कैपिटल, और राजू क्योंकि फर्नीचर ले जा रहा था इसलिए राजू कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल। हाँ एंट्री, वही तो बोला ऑप्शन 1 में एंट्री मत करो। तो जब बोर्ड में क्वेश्चन है, हाँ तभी भी नंबर मिलेंगे ना, हाँ तो हो गया ना, नंबर मिलते हैं। बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो दोनों आंसर्स पे नंबर दिए गए थे, भाई या तो एंट्री होगी नहीं, और अगर होगी तो पहले लेने की एंट्री फिर देने की एंट्री। गॉट इट। अब इसको मैंने बिगाड़ दिया थोड़ा सा, आओ देखें जरा। अभी 13, 14, 15 आपके लिए हैं, 13, 14, 15, 16 आपके लिए हैं, वही केसेस में घूम रहे हैं मजे मजे में। देखो ये आप लोगों के लिए हैं जानबूझ के। क्या देखो, Raju, a partner, was appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of 10,000. Raju took over furniture 18,000 as a remuneration. ये आप करेंगे। अगला, राजू a partner, नहीं नहीं खुद करोगे अभी नहीं, कल अगली में डिस्कस। अबे ये केस नहीं हुआ, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कहाँ हुआ इसमें, वो तुम देखोगे, मैं एंट्री करोगे मैं देखूंगा अगली बार। अगला, राजू पार्टनर अपॉइंटेड लुक आफ्टर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, उसके लिए रेम्यूनरेशन 10,000 था, and Raju took over furniture worth rupees 18,000 as his remuneration full and final settlement। अब आप समझ पा रहे हो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Raju, a partner appointed, look after the process of dissolution, for which he was allowed remuneration 10,000, and he took furniture worth rupees 8,000 as his remuneration। अगली एंट्री, Raju, a partner, was appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of 10,000। Raju took over unrecorded furniture worth rupees 10,000 as his remuneration। Oh my gosh, ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। ठीक है, सोचेंगे आराम से शौचालय में बैठ के, एंड you'll get your आंसर। ठीक है, चलो तब तक अब मैं एक ये केस और करवा दूंगा, फिर हम क्या करेंगे अगली क्लास में थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपके सामने आ रहा है। ये डिसोल्यूशन में बहुत दिमाग खराब हुआ। अभी जो डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना, इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, एक बार एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में कुछ, पहले उन एग्जांपल्स को आप घर में अगर करेंगे आज, और जहां जहां दिक्कत पैदा होगी तो उसमें ये नोट्स को रेफर करेंगे, तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। देखिए मैं इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूं आपको, ये डिसोल्यूशन यहां से शुरू हो रही है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 से रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 के, रियलाइजेशन 5 आपको समझ में आएंगी। इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 8, 9, ये दोनों इलस्ट्रेशन जब आप देखेंगे ना तो आपको ये परेशानी समझ में आएंगी, इलस्ट्रेशन 8 और 9। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज अगर आप देखते हैं तो एक्सरसाइज ये जो शुरू हो रही है आपकी, पता है कहाँ से? एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक है आपके 17 तक, 1 से लेकर 17 तक। नहीं, इनको इनमें से शुरू के कुछ करेंगे तो आसानी हो जाएगी। मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, बैकलॉग बनाना है हर चैप्टर में। इसको ले लें ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड को, नन्ना सा, बहुत नन्ना सा कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लेते हैं इसको, वो मैं आपको नोट्स की मदद से नहीं ऐसी करके दिखा रहा हूं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एक छोटा सा पार्ट बनकर। कौन? ना 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 ना, वैसे नहीं, बिल्कुल अलग है। ये लायबिलिटी साइड है, ये वाली लायबिलिटी साइड। यहां लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मान लो लिखा है 30,000, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है जी, या लिखा मान लो कितने का, 60,000 का। केस 1, नो क्लेम फॉर कंपनसेशन, नो क्लेम फॉर कंपनसेशन। क्या करूंगा बताओ मैं इसको, क्या एंट्री बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल, 60,000, और मान लो कोई रेशो नहीं दे रखी तो क्या हो जाएगा, 20,000, 20,000 और 20,000, दैट विल बी योर एंट्री। नोट्स में लिखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है। केस 1। केस 2, क्लेम फॉर कंपनसेशन इज रुपीज 15,000। अब क्या करेंगे हम, ना कोई वर्किंग नोट नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, ऐसे सिर्फ ऐसा करेंगे। बताया था मैंने, जब क्लेम फॉर कंपनसेशन होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड को कहां ट्रांसफर कर देते हैं,
वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का? 60,000 का बेटा, 60,000 का। ये पूरा सॉरी, हाँ, कितना उतना ट्रांसफर कर दो, 15,000 ट्रांसफर कर दो, और यहाँ बैंक बोलकर क्लेम फॉर कंपनसेशन कर दो, कितने का? 15,000 का। क्लियर? और बाकी का जो 45,000 है उसका क्या करोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल में जाओगे, पार्टनर्स कैपिटल में ए बी और सी ऐसा लिखोगे, ए बी और सी ऐसा लिखोगे, और क्या लिखोगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000, 15,000 और 15,000। यू विल रिकॉर्ड दिस एंट्री, ऐसा कर दोगे। इसको करने का एक तरीका और है, पर उसको एग्जाम में फॉलो ना करना। और रियलाइजेशन अकाउंट में चले गए, और दूसरा मेथड है, क्या लिखा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड पूरा 60,000, ठीक है, बैंक बोलकर क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 15,000 का। अब क्या होगा? 45,000 आपके प्रॉफिट का पार्ट बनेगा, और पार्टनर से बढ़ जाएगा आगे चल के। हाँ, बट डोंट डू दिस, मत करो इसको यार। सर अगर उन्होंने बोले कि मैं रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मिलाना, तो फिर हम जर्नल एंट्री में कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री में ऐसे करेंगे ना, पहली एंट्री इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 60,000 से, टू रियलाइजेशन कितने से करेंगे? 15,000 से, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, कितना? 15,000, 15,000 और 15,000 ऐसे करेंगे। ठीक है, सुन रहे भाई? यस सर, ठीक। ऐसा करेंगे। और एक दूसरी एंट्री भी करनी पड़ेगी, क्या? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, क्लेम फॉर कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, उसको अपने सर पे लेके थोड़ी चलोगे भाई। अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन डिसोल्यूशन में तो पे करना पड़ेगा, उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी आपको। ओके सर, गॉट इट? तब एंट्री ऐसे होती है। ठीक है, इसकी झलक में दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर, जस्ट सी इट। ये नोट्स में दिख रहा है, सारे केसेस दिख रहे हैं, देखो। क्योंकि ये देखिए, पहला केस देयर इज नो कंपनसेशन, नो क्लेम, तो आपने एंट्री देख ली यहाँ पर क्लेम की, ये आ गया। केस 2, अगर क्लेम कितना का था? 20,000 का था, 20,000 बाकी क्या कर दिया? पार्टनर से बांट दिया, और फिर उस 20,000 को पे करने की भी एंट्री दिखाई, दिख रहा है ना आपके पास नोट्स में, पेज नंबर 8 में। और रियलाइजेशन अकाउंट में भी एंट्री, और पार्टनर्स कैपिटल में भी एंट्री, देखा ना? केस सामने कर रखे हैं। शाश्वत, नोट्स को देखो बेटा ध्यान से, आगे देखते हैं। ठीक है, और कैश बैंक में और क्या कर दिया? और पूरा का पूरा ट्रांसफर करके एंट्री कर दी, लेकिन और वाला पार्ट आपको नहीं करना है। और वाला पार्ट भी करके दिखा रहा है, नहीं करना आपको। केस 3, क्या केस 3 है? क्लेम फॉर कंपनसेशन 50,000 का, क्या करूंगा बताइए? सीधी सी एंट्री है। क्या सीधी सी एंट्री? अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है, अगर मान लो क्लेम फॉर कंपनसेशन, अगर मान लो आ गया, मान लो देयर इज नो क्लेम फॉर कंपनसेशन, या बोल दिया क्या? क्लेम फॉर कंपनसेशन रुपीज 60,000 का, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी बताइए? एक ही एंट्री बनेगी, क्या? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से बनेगा? 60,000 से, 60,000 से। ठीक है, और फिर दूसरी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से बनेगी? 60,000 से और 60,000 से, फिनिश। ये एंट्री बन जाएगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं लगने वाला, सिंपल एंट्री बनेगी। एंड यही हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है, देखिए ये रहा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू रिलेशन, रिलेशन टू कैश बैंक, फिनिश। अगर फंड से ज्यादा कंपनसेशन हो गया तो क्या करेंगे? लो जी, क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 70,000, तो ये एंट्री 60 की रहेगी, ये एंट्री 70 की हो जाएगी, हो गया केस खत्म। कुछ मुश्किल है? फंड था 60, क्लेम था 70, फंड को ट्रांसफर कर दो 60 से, क्लेम पे कर दो 70 का। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, अपने आप आएगा रियलाइजेशन। कैसे आएगा देखिए, कैसे आएगा लॉस? देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या करेंगे? इस तरफ ऐसे, ये पर्टिकुलर्स क्रेडिट और ये डेबिट। यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का? 50 से 60,000 का, 60,000 का। और यहाँ लिखेंगे बैंक बोलकर क्या? क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 70,000 का। तो 10,000 का लॉस अपने आप आ गया,
अलग से थोड़ी दिखाना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ आपका चेंज इन पीएसआर वगैरह में होता या डेटा में, तो फिर अलग कंट्री बनती है। डिसोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये जैसे अगर जब रियलाइजेशन अकाउंट का जो अरे यार क्यों दिखाएगा, अपने आप होएगा ना, ये तो फाइनल बैलेंस दिखेगा ना, डिसोल्यूशन थोड़ी होगा ऐसा कुछ। डिसोल्यूशन में नथिंग विल हैपन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला डिसोल्यूशन में। तो आपने देखा आपके नोट्स पर जो था, ये वाला पार्ट भी आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ, ये वाला फोर्थ पार्ट, कि कंपनसेशन 50,000 का था और एक्सपेंसेस कितने के पे हो गए, 60,000 के, खत्म। अगला केस जो है ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पॉलिसी इज नॉट इन योर सिलेबस। तो इस शीट के सारे पार्ट खत्म हो गए हमारे। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या कराने हैं आपको, बुक के क्वेश्चंस कराने। अब मुझे जो आपको बताना, वर्क मैंने कहा ना हमारा टारगेट था क्या करवाने का, रिलेशन एक्सपेंसेस और वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, वो हो गया। और बेल येल का लोन वाला क्वेश्चन था ना, याद करा था हम लोगों ने। तो किसी पार्टनर के लोन का अकाउंट को कैसे सेटल करते हैं वो भी मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। और अब हमारे पास इस चैप्टर की 1-2 घंटे बेल लोन छोटा सा पार्ट किया था, मतलब मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करके बताऊंगा आपको। और फुल फ्लैश क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन करने हमें, जब कैपिटल और करंट अकाउंट दे रखा हो तब डिसोल्यूशन में कैसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। और जब क्वेश्चन में जनरल एंट्री हो तब कैसे होगा। 2 क्वेश्चन मुझे कराने, देन दिस चैप्टर इज योर्स। अब आप क्या कर सकते हैं, याद है इलस्ट्रेशन आपने छोड़ी थी, इसमें इलस्ट्रेशन 22, इलस्ट्रेशन 17, मैंने कहा था ना बड़ा ट्रांसफर खेलते समय छोड़ा था ना हमने, उनको कर सकते हो पूरा, दैट इज इन योर ग्रिप, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।